परिवार की ओर से, वो उनका अपना परिवार है, बहुत भाई रहते हैं। और जब भी वो हमारे बीच आते हैं तो हम लोगों को असीम गर्व का अनुभव होता है। उसमें बहुत बहुत अभिनंदन परिवार की ओर से आपका। और हमारे छात्रों को एक प्रेरणा मिलती है कि एक छात्र अपने छात्र जीवन से कहां तक पहुंच सकता है, इसकी प्रेरणा मिलती है। सर, मंच पे अनुमति सम्मानित सदस्य हैं, बहुत बार नाम लिया जा चुका है, तो वो नाम फिर से मैं नहीं लूंगी। सर, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत विश्वविद्यालय की ओर से। और हमारे बीच हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं 5 शायद, और कई रिटायर्ड टीचर्स हैं। तो आप सभी का स्वागत यहाँ पर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। और अन्य अध्यापक हमारे बीच में है विश्वविद्यालय के, और प्रिय छात्रों। देखिए, मैं तो केवल बहुत ब्रीफ में कहना चाहूँगी, टाइम वैसे भी बहुत दिया जा चुका है यहाँ पर, कि हिंदी विभाग, हमने पहले भी मंच से कई बार कहा है कि जब मैं आ रही थी तो हिंदी के टीचर्स मुझे मिलने आए, नॉर्मल कर्टसी होती है, बुके वगैरह लेकर मिलने आए, तो उन्होंने एक बात कही कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग बहुत ही रिनाउंड है। हमारे पहले मैंने कई बार कहा, जितनी बार यहाँ के, आज मैंने कई विभागाध्यक्ष और कई हमारे जो रामचंद्र तिवारी जी के स्टूडेंट्स थे, रामचंद्र तिवारी स्टूडेंट्स को सुना, उनके वक्तव्यों को सुना, तो ये पुनः प्रमाणित होता है। हालांकि इसे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जितनी बार मैं सुनती हूँ, हिंदी के कार्यक्रम में आती हूँ, मुझे बार बार लगता है कि ये शायद देश का सर्वश्रेष्ठ विभाग है हमारा। जैसा कि प्रोफेसर सुरेश दुबे जी ने कहा कि जब वो मुझसे मिले तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे विश्वविद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे यही कहती हूँ, कोई भी मिलता है कि आप विश्वविद्यालय के लिए चांस लेते हैं और कुछ मिल भी जाता है ऐसे करने से, तो सुरेश दुबे की बातों में आ गए मेरी। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो कहा हमारे विभाग के लिए, हिंदी विभाग के लिए। और हम लोग आशा करते हैं कि वो सफल होगा हम लोगों का जो हम लोग करना चाहते हैं। हमारे सभी विभाग आजकल बहुत से कार्यक्रम करा रहे हैं। संस्कृत में 2 सेमिनार कराए, हिंदी विभाग तो मेरे ख्याल से हर 2 वीक के अंदर एक कोई प्रोग्राम कराता है और बहुत अच्छा करा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, हम तो यही कहेंगे, बहुत सारी लीडरशिप में कर रहा है। और हमारा जो मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, वो भी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और इतने बड़े विद्वानों के लिए क्या है, वो तो बिल्कुल कुछ कहने को ज्यादा बचा ही नहीं है, कुछ शब्द भी नहीं है मेरे पास। तो हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छी हिंदी तब बोल सकते हैं जब किसी साहित्यकार या प्रोफेसर अमित राय जी की आत्मा आए, तब वैसा हम तो आम भाषा में बातचीत कर सकते हैं। वो इतना सुंदर सुंदर 5 हिंदी के इतने बड़े बड़े विद्वान, वो इतनी भारी भरकम भाषा, बड़े बड़े वक्तव्य, तो ज्यादा कुछ वैसा तो नहीं बोल सकते। लेकिन ये कहना चाहेंगे, हमारे बीच में बहुत से रिटायर्ड टीचर्स हैं और आप लोग हैं, तो हम तो अपने छात्रों के लिए कहते हैं केवल कि आप लोग विश्वविद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमारे धर्मपाल तिवारी जी ने कहा कि उन्होंने एक मेडल दिया। हम तो कहते हैं कि जो हमारे एलुमनाई हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, हमारे हेड हैं, हम उनसे ये नहीं कहते कि हर समय हमारे लिए फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन करें। क्या हमारे विभाग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनसे कुछ वीकली कुछ गेस्ट लेक्चर्स कराएं हमारे छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि आपका एक बृहद अनुभव है जो आप छात्रों को दे सकते हैं। सभी विभागों से मैं तो बराबर कहती हूँ, एक ऐसा रूम हो विभाग में जहाँ रिटायर्ड टीचर्स आए, बैठ के चाय कॉफी पिए, बातचीत करें और हमारे विद्यार्थियों को अपने ज्ञान का लाभ दें। देखिए, नया तो नया ही है, और जिसका लंबा अनुभव है उसका तो मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता यहाँ पर। और एक टीचर के बारे में बहुत से वक्तव्य दिए आपने कि वो क्लास में कैसे पढ़ाते थे और कैसे कहते थे। तो बस एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि जब मेरा क्लास होता है, अब तो आजकल नहीं हो रहा है, प्रयास करूंगा क्लास यहाँ फिजिक्स में होता था, तो मेरी डॉक्टर कहती थी रात भर पढ़ाया करती हो, 28 साल से पढ़ा रही हो, किताब लिए बैठी हो, क्या करा करती हो यहाँ पर। तो मुझे हर क्लास में उतना ही डर लगता है जाने में जितना मैं पहली बार गई थी। आज भी किसी क्लास को लेने में उतना ही डर लगता है। मेरा मानना है ऐसा या तो मेरे से होता होगा, मैं दोनों और लोगों से, मैं नहीं जानती कि औरों के साथ क्या होता है। मुझे तो लगता है कि भाई कुछ कम आता है, कुछ और आना चाहिए, कुछ और बेहतर कैसे करें। और बहुत से गुण बताए अध्यापक के,
और बहुत अच्छे वक्तव्य थे और बहुत समय नहीं लूंगी, बस यही कहूंगी कि सबसे प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी जी के जैसा आप लोगों ने बताया, मैं तो कभी उनसे नहीं मिली और नहीं जानती। सबसे पहले उनकी 100वीं जन्म दिवस के अवसर पर उनको मैं शत नमन करती हूँ और उनके पुत्रों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर धर्मव्रत तिवारी जी और प्रोफेसर प्रेमव्रत तिवारी जी हैं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करा, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मव्रत तिवारी जी का तो उत्साह है। तो जब आए कार्यक्रम के लिए मैंने कहा, जब महामहिम को बुलाया जाता है एक प्रोटोकॉल होती है, वाइस चांसलर को लिखना होता है। वो कह रहे मैं तो बुला चुका, हमने तो लेकिन वो इतने सहज हैं और इतने निष्ठर हैं और एकदम अपने कार्यों में पूरी तरह लगे रहते हैं और विश्वविद्यालय के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो भावनाओं की मैं आदर करती हूँ, आपकी भावनाओं का, और ऐसे ही लगे रहिए, जुड़े रहिए हम लोगों के साथ में। प्रोफेसर त्यागी तो हर कार्यक्रम को ऐसा बना देते हैं कराने के बाद कि शायद वो अगले डिपार्टमेंट के लिए चैलेंज होता है। और जैसा कि आपने कहा कि प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी जी कहते थे कि अध्यापक किसी के अधीन नहीं होता, आप उससे कभी अधीनस्थ मान के कोई भी कार्य नहीं करा सकते हैं। एक ही तरीका है, वो है पीयर प्रेशर। आप कहिए ना कि हिंदी विभाग और विभाग कैसे चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ हिंदी विभाग देखिए कितना अच्छा कर रहा है। बस यही तरीका होता है। जो कुछ विभाग हैं सब लोग कहते हैं नहीं हम भी कुछ करें, हिंदी विभाग इतना अच्छा कर रहा है। ये एक तरीका है जो आपस में एक टीचर, एक का पेपर पब्लिश होता है, एक की बुक आती है, तो अगले को जलन तो नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा का भाव जरूर होता है जो टीचर्स में आपस में होता है और जो उनको आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और उसी भाव से आज तो ये भाव और बढ़ गया होगा इतना सब सुनने के बाद। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत थैंक यू। अब इनकी प्रतीक्षा है, मैं महामहिम राज्यपाल श्री राज्यपाल की कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टेमडे जी, प्रोफेसर अनिल राय जी, प्रोफेसर चितरंजन मिश्र जी, प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, प्रोफेसर अनंत मिश्र जी, प्रोफेसर कृष्णचंद्र लाल जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपक त्यागी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर धर्मव्रत तिवारी जी, विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण, विद्यार्थियों, पत्रकार मित्रों, अन्य आगत बंधुओं, देवियों तथा सज्जनों, मेरा कोई दोष नहीं है। यहाँ सभी लोगों ने यही कहा कि धर्मव्रत जी का उत्साह है और उसी उत्साह का परिणाम है कि समय तय करने का काम मैंने नहीं किया है।
मैंने इतना जरूर निवेदन किया था कि सभी अध्येता है और वक्ता है, तो क्या इन सभी लोगों को ये समय संभाल पाएगा? परिवर्तन और परिवर्धन, इस दोनों के जिम्मेदार केवल धर्मव्रत जी है, मैं करते ही नहीं। हाँ, मैंने इनसे जरूर ये कहा था कि पुस्तक का विमोचन है, पुस्तक को एक बार देखने के बाद ही कुछ उस पर कहा जा सकता है। तो मैंने से केवल इनसे पुस्तक मांगा था। श्रद्धेय आचार्य तिवारी जी के विषय में मैं स्वयं उनके विद्यार्थी के रूप में भी रहा हूं और शहर के एक प्रतिनिधि होने के नाते समय समय पर उनसे मिलता भी रहा। तो जिन जिन बातों की चर्चा आप लोगों ने किया है, आप लोग विभागीय आचार्य भी रहे हैं, उनके गंभीर विद्यार्थी रहे हैं, मैं तो गंभीर नहीं रहा। मैं आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूं, विशेष करके कुलपति जी को और साधुवाद देता हूं कि जिस जॉली नेचर में उन्होंने आज आप सभी लोगों को संबोधित किया है, निश्चित रूप से वह बहुत अच्छा है। हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा तथा पत्रकारिता विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोह में आप लोगों के बीच आकर मैं स्वयं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि हिंदी साहित्य के पुरोधा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की ये भी धर्मव्रत है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तकों के लोकार्पण समारोह का मैं भागीदार रहा हूं। हिंदी का गद्य साहित्य के 15वें संस्करण के बाद 14वें के बाद आज 15वां संस्करण हमारे हाथों में है। मार्च 2022 में 14वां संस्करण आया था। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी, इसलिए है कि उनकी यादें हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य की जिस कृति की वह आधारशिला रख गए, वह विचार और चिंतन भावी पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शन करने का काम करेगा। मैं डॉक्टर प्रेमवंत तिवारी को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस पुस्तक को समृद्ध बनाने का कार्य किया है। जहां तक खंड 1 से के हिंदी गद्य के स्वरूप विकास की बात है, अब जो मैं कर रहा हूं वो पुस्तक के विमोचन के संदर्भ में कर रहा हूं, और जितने लोगों ने किया है अपने गुरु को श्रद्धांजलि दिया है, उनके विषय में दिन प्रतिदिन होने वाली वार्ता के संदर्भ में कहा। तिवारी जी ने बड़े ही व्यथित तरीके से क्रमवार इसके विकास को रेखांकित किया है, व्यवस्थित।
उनके अध्ययन में हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में दो परंपराएं कार्य करती रही हैं। एक परंपरा अंग्रेजों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रही है और दूसरे उनके प्रभाव में रह करके ही आगे बढ़ी है। प्रथम परंपरा में जो पुस्तक की दृष्टि से है राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, सदा सुखलाल तथा इंसाअल्लाह खां को रखा गया है। जबकि दूसरी परंपरा में लल्लूलाल और सदर मिश्र यह उल्लेखनीय नाम है। हालांकि तिवारी जी के अनुसार तुलनात्मक दृष्टि से इन सभी गद्य लेखकों में हिंसा की भाषा को अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है। बावजूद इसके इन लेखकों ने हिंदी गद्य को निश्चित रूप देने में सफलता प्राप्त की है। यह कहना उचित नहीं है। वास्तविकता यह है कि यह कार्य भारतेंदु जी के हाथों से संपन्न हुआ है। तिवारी जी का अध्ययन बिल्कुल सही है कि हिंदी गद्य अपने विकास के प्रथम चरण से ही एक मध्यवर्गीय किंतु उदार दृष्टि अपना करके आगे बढ़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य को जनसाधारण की मानसिकता के निकट प्रतिष्ठित किया है। हिंदी गद्य का यह सौभाग्य ही कहा जाएगा कि आरंभ से ही उसे जीवन की ऊष्मा के साथ जोड़ा गया था और द्विवेदी काल तक आते आते उसे राष्ट्रीय चरित्र प्राप्त हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1950 से 60 तक का हिंदी गद्य वस्तुतः रूमानी मानसिकता से मुक्ति और आधुनिकता के स्वीकार की संक्रमणकालीन चेतना का गद्य है। खंड 2 में तिवारी जी ने हिंदी गद्य की विधाओं को विकास का गहन अध्ययन किया। हिंदी निबंध, आलोचना, उपन्यास, कहानी, नाटक का विकास विस्तार से ज्ञानवर्धन किया गया है। इसके अतिरिक्त जीवन साहित्य, यात्रा साहित्य, संस्मरण, गद्य गीत, लघु कथा, एकालाप इत्यादि की जानकारी शोधकर्ताओं ने के लिए लाभप्रद है। उनकी चिंता उचित है। उनका मानना है कि अगले कई दशक हिंदी गद्य के लिए भीषण संक्रांति होगी। हिंदी गद्य साहित्य को आज ऐसे प्रांतों की जन चेतना का भी प्रतिनिधित्व करना है जो विकास एवं प्रगति की दृष्टि से हिंदी प्रदेश से सैकड़ों वर्ष आगे है। डॉक्टर तिवारी जी ने कहा, मतलब लिखा है कि आज हमें प्रत्येक चरण के साथ वर्षों की गति लेकर के चलना है। साथ ही अपना प्रत्येक पद फूंक फूंक कर चल रखना है। कहीं ऐसा न हो कि विश्व चेतना के साथ चलने के प्रयत्न में हम अपने युग युग के स्वस्थ संस्कारों को ही खो दें। एक गंभीर लेखक की लेखनी जो चली है उससे समझा जा सकता है। कुल मिलाकर के डॉक्टर तिवारी जी ने जो निष्कर्ष दिया है उसके अनुसार हिंदी साहित्य का अभ्युदय युग और जीवन के क्रियाशील एवं विकासमान तत्वों के अनिवार्य तकाजे से हुआ है। वो वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं की सहस्त्रों वर्षों की विशाल परंपरा को समेट करके आगे बढ़ा है। उसके विशिष्ट संस्कारों को अक्षुण्ण और उसकी चेतना को स्वस्थ एवं संतुलित रखना है। आज यह भार आज की पीढ़ी है।
जो वर्तमान पीढ़ी, यह दायित्व तो हमारा है। निश्चित तौर पर यह बिल्कुल सही है। परिशिष्ट 1 में तिवारी जी ने पत्र पत्रिकाओं के संक्षिप्त इतिहास का जो अवलोकन कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, प्रोफेसर अनिल राय जी, प्रोफेसर चितरंजन मिश्र जी, प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, प्रोफेसर अनंत मिश्र जी, प्रोफेसर कृष्णचंद्र लाल जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपक त्यागी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर धर्मवत तिवारी जी, विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण, विद्यार्थियों, पत्रकार मित्रों, अन्य आगत बंधुओं, देवियों तथा सज्जनों, मेरा कोई दोष नहीं है। यहाँ सभी लोगों ने यही कहा कि धर्म वृद्धि का उत्साह है, और उसी उत्साह का परिणाम है कि समय तय करने का काम मैंने नहीं किया है। मैंने इतना जरूर निवेदन किया था कि सभी अध्यक्षता है और वक्ता है, तो क्या इन सभी लोगों को ये समय संभाल पाएगा? परिवर्तन और परिवर्धन, इस दोनों के जिम्मेदार की वो धर्मव्रत जी है, मैं करते ही हाँ, मैंने इनसे जरूर ये कहा था कि पुस्तक का विमोचन है, पुस्तक को एक बार देखने के बाद ही कुछ उस पर कहा जा सकता है। तो मैंने से केवल इनसे पुस्तक मांगा था। श्रद्धेय आचार्य तिवारी जी के विषय में मैं स्वयं उनके विद्यार्थी के रूप में भी रहा हूं, और शहर के एक प्रतिनिधि होने के नाते समय समय पर उनसे मिलता भी रहा। तो जिन जिन बातों की चर्चा आप लोगों ने किया है, आप लोग विभागीय आचार्य भी रहे हैं, उनके गंभीर विद्यार्थी रहे हैं, मैं तो गंभीर नहीं रहा। मैं आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूं, विशेष करके कुलपति जी को और साधुवाद देता हूं कि जिस जॉली नेचर में उन्होंने आज आप सभी लोगों को संबोधित किया है, निश्चित रूप से वह बहुत अच्छा है। हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा तथा पत्रकारिता विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोह में
आप लोगों के बीच आकर मैं स्वयं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि हिंदी साहित्य के पुरोधा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की ये भी धर्मरथी है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तकों के लोकार्पण समारोह का मैं भागीदार रहा हूं। हिंदी का गद्य साहित्य के 15वें संस्करण के बाद 14वें के बाद आज 15वां संस्करण हमारे हाथों में है। मार्च 2022 में 14वां संस्करण आया था। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी इसलिए है कि उनकी यादें हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य की जिस कृति की वह आधारशिला रख गए वह विचार और चिंतन भावी पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शन करने का काम करेगा। मैं डॉक्टर प्रेमवत तिवारी को भी साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस पुस्तक को समृद्ध बनाने का कार्य किया है। जहां तक खंड 1 से कि हिंदी गद्य के स्वरूप विकास की बात है, अब जो मैं कर रहा हूं वो पुस्तक के विमोचन के संदर्भ में कर रहा हूं, और जितने लोगों ने किया है अपने गुरु को श्रद्धांजलि दिया है उनके विषय में दिन प्रतिदिन होने वाली वार्ता के संदर्भ में कहा। तिवारी जी ने बड़े ही व्यथित तरीके से क्रमवार इसके विकास को रेखांकित किया है। व्यवस्थित उनके अध्ययन में हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में 2 परंपराएं कार्य करती रही हैं। एक परंपरा अंग्रेजों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रही है और दूसरे उनके प्रभाव में रह करके ही आगे बढ़ी है। प्रथम परंपरा में जो पुस्तक की दृष्टि से है राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, सदा सुखलाल तथा इंशाअल्लाह खान को रखा गया है, जबकि दूसरी परंपरा में लल्लूलाल और सदर मिश्र यह उल्लेखनीय नाम है। हालांकि तिवारी जी के अनुसार तुलनात्मक दृष्टि से इन सभी गद्य लेखकों में हिंसा की भाषा को अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है। बावजूद इसके इन लेखकों ने हिंदी गद्य को निश्चित रूप देने में सफलता प्राप्त की है। यह कहना उचित नहीं है। वास्तविकता यह है कि यह कार्य भारतेंदु जी के हाथों से संपन्न हुआ है। तिवारी जी का अध्ययन बिल्कुल सही है कि हिंदी गद्य अपने विकास के प्रथम चरण से ही एक मध्यवर्गीय किंतु उदार दृष्टि अपना करके आगे बढ़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य को जन साधारण की मानसिकता के निकट प्रतिष्ठित किया है। हिंदी गद्य का यह सौभाग्य कहा जाएगा कि आरंभ से ही उसे जीवन की उष्मा के साथ जोड़ा गया था और द्विवेदी काल तक आते आते उसे राष्ट्रीय चरित्र प्राप्त हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1950 से 60 तक का हिंदी गद्य वस्तुतः रूमानी मानसिकता से मुक्ति और आधुनिकता के
स्वीकार की संक्रमणकालीन चेतना का गद्य है। खंड 2 में तिवारी जी ने हिंदी गद्य की विधाओं को विकास का गहन अध्ययन किया। हिंदी निबंध, आलोचना, उपन्यास, कहानी, नाटक का विकास विस्तार से ज्ञानवर्धन किया गया है। इसके अतिरिक्त जीवन साहित्य, यात्रा साहित्य, संस्मरण, गद्य गीत, लघु कथा, एकालाप इत्यादि की जानकारी शोधकर्ताओं ने के लिए लाभप्रद है। उनकी चिंता उचित है। उनका मानना है कि अगले कई दशक हिंदी गद्य के लिए भीषण संक्रांति होगी। हिंदी गद्य साहित्य को आज ऐसे प्रांतों की जन चेतना का भी प्रतिनिधित्व करना है जो विकास एवं प्रगति की दृष्टि से हिंदी प्रदेश से सैकड़ों वर्ष आगे है। डॉक्टर तिवारी जी ने कहा, मतलब लिखा है कि आज हमें प्रत्येक चरण के साथ वर्षों की गति लेकर के चलना है। साथ ही अपना प्रत्येक पग फूंक फूंक कर चल रखना है। कहीं ऐसा न हो कि विश्व चेतना के साथ चलने के प्रयत्न में हम अपने युग युग के स्वस्थ संस्कारों को ही खो दें। एक गंभीर लेखक की लेखनी जो चली है उससे समझाया जा सकता है। कुल मिलाकर के डॉक्टर तिवारी जी ने जो निष्कर्ष दिया है उसके अनुसार हिंदी साहित्य का अभ्युदय युग और जीवन के क्रियाशील एवं विकासमान तत्वों के अनिवार्य तकाजे से हुआ है। वो वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं की सहस्त्रों वर्षों की विशाल परंपरा को समेट करके आगे बढ़ा है। उसके विशिष्ट संस्कारों को अक्षुण्ण और उसकी चेतना को स्वस्थ एवं संतुलित रखना है। आज यह भार आज की पीढ़ी जो वर्तमान पीढ़ी, यह दायित्व तो हमारा है। निश्चित तौर पर यह बिल्कुल सही है। परिशिष्ट 1 में तिवारी जी ने पत्र पत्रिकाओं के संक्षिप्त इतिहास का जो अवलोकन के लिए तो प्रेरणादायक है, साथ ही साथ भावी पीढ़ी के पत्रकारों के लिए भी मार्गदर्शन और शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान का भंडार है। हिंदी के विश्व रूप में तिवारी जी लिखते हैं कि अब हमें विश्व साहित्य से परिचित होने के लिए मात्र अंग्रेजी पर निर्भर नहीं रहना है। हिंदी का चेहरा अब अंतरराष्ट्रीय हो गया है। उसका एक विश्व रूप निर्मित हो रहा है। आवश्यकता उसके इस रूप को निखारने और उसे गुणात्मक समृद्धि एवं उत्कर्ष प्रदान करने की है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की एक दूसरी पुस्तक भी है जिसका यहाँ लोकार्पण तो नहीं हुआ, लेकिन जिसको धर्मव्रत जी ने मुझे दिया था और जो आचार्य कृष्ण चंद्रलाल जी ने कहा उसका भी कुछ सार है। योग के विविध आयाम, का तृतीय संस्करण भी पाठकों के समक्ष रहा है। मैंने भी इसे पढ़ा और सही में तिवारी जी ने जो सार दिया है कि विज्ञान की जड़ शक्ति को विवेक से नियंत्रित करने के लिए जिस आध्यात्म तत्व की आवश्यकता है वह योग विद्या में ही निहित है। वो कहते हैं कि योग विद्या का ज्ञान और उसकी सही समझ आज के युग की आवश्यकता है। और अब तो योग इतना बढ़ गया है जो उन्होंने उस समय लिख दिया था, और इधर योग जिस प्रकार से विश्व में बढ़ने का स्वरूप लिया है, मुझे लगता है कि कितनी समझ उनकी रही होगी
सहज रूप से हम सभी लोग इस पर विचार कर सकते हैं। यह पुस्तक इस अभाव की पूर्ति की दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने अपने उस पुस्तक में लिखा है, जिसमें योग विद्या से संबद्ध प्राय सभी महत्वपूर्ण विषयों को यथासंभव बोधगम्य शैली में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में 26 अध्याय हैं। योग के विविध आयाम, जिनमें महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का विधान और योग के अन्यतम साधक गुरु गोरखनाथ के हठ योग का प्रवर्तन को भी विस्तार दिया गया है। योग विद्या और उसके लक्ष्य और योग विद्या के महत्व पर अलग अलग से अध्यायों में चिंतन भी किया गया है। योगाभ्यास और तत्वज्ञान की बात हो या फिर हठयोग, स्वरूप और साध्य, तिवारी जी ने बड़े ही विस्तार से तत्व का ज्ञान भी दिया है। और योग साधना के व्यापक प्रसार द्वारा मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना के उन्नयन की बात भी उन्होंने कही है। पुस्तक का पूरा अध्ययन करने पर मैं समझता हूं कि इस दृष्टि में निश्चित तौर पर 25 अध्याय पर टिक जाती है। जीवन का प्रेरक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। इस अध्याय में तिवारी जी ने बड़े ही सरल शब्दों में गीता का सार समझाया है। वो कहते हैं कि गीता का आरंभ निष्काम कर्म के उपयोग उपदेश से होता है और अंत भगवान की शरणागति से। यह शरणागति ही सभी प्रकार के संशय और मोह को दूर करने वाली है। उन्होंने कहा है कि यह शरणागति ही सभी प्रकार के संशय और मोह को दूर करने वाली है। इस प्रकार यह पुस्तक योग के महत्व और मानव मात्र के कल्याण को योग के माध्यम से समझाने का प्रयास है। आज दुनिया में योग के महत्व को स्वीकार किया है। भारतीय जीवन शैली की यह उच्च परंपरा दुनिया अपना रही है। हिंदी का गद्य साहित्य के पुरोधा द्वारा योग की बारीकियों को जिस तरह से शब्दों का आकार देकर के समाज को प्रेरित करने का काम किया है, मैं यह कह सकता हूं कि वह अद्भुत है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक पाठकों का ज्ञानवर्धन तो करेगी ही, एक शुचिता का जीवन जीने का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। क्योंकि मुझे महामानव के रूप में देखा है। उनकी शताब्दी वर्ष है। जब धर्मपद जी ने मुझसे इस बात के लिए कहा, उनके मैं अपने को सम्मानित उस समय महसूस कर रहा था कि उनके पुस्तक के विमोचन में मुझे जाना है। तो मैंने इनसे कहा पहले पुस्तक भेजो। वैसे पुस्तक के विषय में शायद मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मैं तो उनकी पुस्तक को देखा ही नहीं था। लेकिन जब पुस्तक आई और उस पुस्तक को मैंने देखा तो मैं एक बार खुद ही सिहर गया कि इसको कैसे पढ़ूं। लेकिन कुछ इधर देखते हुए अनेक अध्यायों से थोड़ा थोड़ा सा विषय लेकर के ही मैंने जो अपने आज के संबोधन को तैयार किया। मान करके चलता हूं कि जिस उनकी जो विद्वता थी और अपने विद्वता को किसी पर न थोपने की जो एक ललक थी, जिसको आदरणीय कृष्णलाल जी ने कहा कि सब कुछ पढ़ाने के बाद भी वो कहते थे कि जाकर के शादी सन्यासी से सुनो। मैंने तो जो पढ़ा है वही बता दिया। आज जब ये बता रहे थे इस बात को, तो मैं खुद सोच रहा था कि मैंने जो लिखा है वो सही है या जो ये कह है वो सही है। लेकिन मुझे लगता है दोनों सही है। उनके ज्ञान का जो भंडार जो अपने
विद्यार्थियों में वो दे देते थे, उसके प्रति कभी उनके मन में कहीं अहंकार नहीं था। इस नाते जो बात आदरणीय कृष्ण लाल जी ने कहा है, मैं समझता हूं कि वह इस नाते कि वह एक निष्कलंक व्यक्ति की भाषा है, निष्कलंक व्यक्ति की भाषा है। तो इसके नाते उन्होंने ये किया। अभी यहां सुनील दुबे जी ने कहा कुछ कराने के लिए, मैं उनके कहने के पहले बैठ करके सोच रहा था उनका शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष में विश्वविद्यालय के लोगों को कुछ करना चाहिए और इस नाते भी करना चाहिए कि एक बार पुनः उनके ज्ञान का प्रकाश लोगों के बीच में आए, लोग जाने, लोग समझे। और बड़े बड़े विद्वानों ने जो उनके संदर्भ में लिखा है उनको समझ करके लिखा है, लेकिन हम लोग जो उनको समझे कि विश्वविद्यालय से पढ़ाने के उपरांत पैदल चलते हुए बेतियाहाता तक पहुंच गए, पैदल चलते हुए बेतियाहाता तक पहुंच गए, रास्ते में जबरन कोई अगर मिला उनसे बात करना चाहा तो ही शायद बोले, अन्यथा धीरे धीरे उसी गति से चलते हुए घर पहुंच गए। और वहां भी जो भी लोग मिलने आए किसी से मिलने में उनको हिचक नहीं रही। मैं इसके लिए धर्मव्रत जी को भी, हेमव्रत जी को भी साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और क्या करेंगे या मैं नहीं जानता हूं, मैं इतना जरूर जानता हूं, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जी को अपने तरफ से 1 लाख रुपए का चेक भेज दूंगा कि उसका क्या ये करेंगे। लेकिन उनके शताब्दी वर्ष को अच्छी तरह से मनाया जाए, यह मेरी भी इच्छा है। और मैं समझता हूं कि धर्मव्रत जी के अति उत्साह को उनकी धर्मपत्नी पूरा करने का काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।